नमस्कार दोस्तों। स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका हूँ एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। दोस्तों, आज की घटना या फिर ये जो आज का एपिसोड है बिल्कुल सत्य है। और ये जो कहानी है, ये जो घटना है अनुज के साथ घटी थी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि ऐसा भी कुछ दुनिया में होता है। जैसे कि दोस्तों, हम खेत में पानी देने जाते हैं, एग्रीकल्चर का जो काम होता है, तो कभी कभी हमें महसूस होता है कि कोई और भी हमारे साथ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और कुछ कुछ जगह पर हम ट्रैवल करने जाते हैं, जैसे कि रात के समय में, तो हमें कभी कभी महसूस होता है कि कोई हम पर नज़र गड़ाए हुए है या फिर कोई हमें चुपके से देख रहा है। हमें महसूस होता है। ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं काफ़ी लोगों के साथ होती हैं। लेकिन ऐसी एक कहानी लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने आया हूँ जो कि अनुज की है। लेकिन ये जो इंसिडेंट है बिल्कुल सच्चा है। अनुज के साथ जब ये कुछ हुआ, उसकी बहन जिसका नाम श्रुति था, उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। अनुज और उसकी बहन श्रुति और उसकी माँ रहा करती थी। ये कहानी अनुज से ही शुरुआत होती है। तो अब मैं बिना देरी करते हुए कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी अनुज नाम के लड़के की है जो कि रेलवे में जॉब किया करता था। और उसके साथ उसकी बहन श्रुति और उसकी माँ, ये तीनों साथ रहा करते थे। अनुज की जो पोस्टिंग थी पहले मध्य प्रदेश में थी, जो कि हमारे भारत के 28 राज्य हैं, तो उसकी मध्य प्रदेश में थी। तो फिर उसकी जो ड्यूटी थी वो उसकी ट्रांसफ़र कर दी गई, यानी जो जगह थी वो चेंज करी गई। और तभी अनुज जो था वो यहाँ पर आ गया। जो हमारा मथुरा है वहाँ पर उसकी चेंज हो गई और वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहने लगा। यहाँ पर जब अनुज आया अपनी फैमिली के साथ, अपनी मम्मी अपनी बहन के साथ, तो उसे एक क्वार्टर मिलता है। जैसे कि हमारी कोई भी जॉब हो सरकारी, जैसे पुलिस की जॉब हो चाहे, या फिर रेलवे की जॉब हो, या फिर कुछ भी जॉब हो, तो हमें क्वार्टर दिया जाता है रहने के लिए। तो अनुज को भी एक क्वार्टर मिलता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अनुज जो है अपने भगवान में काफ़ी श्रद्धा रखता था, जो उनके कुल देवता थे। कुल देवता का नाम बताने से तो मना किया है दोस्तों, क्योंकि सभी अपने अपने देवता अपने भगवान को मानते हैं। जैसे मैं भी नहीं बता सकता मैं किस भगवान को मानता हूँ, लेकिन असल में भगवान एक ही होता है। जैसे हम भगवान शिव, भगवान हनुमान जी को, श्री राम, माता सीता, माताएं लक्ष्मी, माँ नारायण, ये सभी को मानते हैं। लेकिन सभी की अपनी अपनी श्रद्धा है, राधा कृष्णा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कोई भी नाम हो भगवान का, उससे पहले माँ का नाम लिया जाता है, लड़की का नाम लिया जाता है जो उनका प्रेम है। जैसे जय सीताराम हो गया, जैसे राधा कृष्णा हो गया, नारायण लक्ष्मी हो गई, ऐसे सभी का ऐसे नाम लिया जाता है। तो ऐसे अनुज अपने भगवान में काफ़ी श्रद्धा रखता था और उसे विश्वास था कि कुछ भी उसके साथ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ अपनी मतलब भगवान के ऊपर ज़्यादा श्रद्धा, भगवान उसके साथ है, अनुज को ऐसा लगता था। और अनुज को जब मथुरा में क्वार्टर दिया गया, तो वो जो क्वार्टर था 8 से 10 साल पुराना था, जहाँ पर अनुज को क्वार्टर मिला। उस क्वार्टर में काफ़ी गंदगी भरी हुई थी। अनुज का जो क्वार्टर था रेलवे का, वो छोटा सा क्वार्टर था, जो पीछे की साइड थी किचन था। उसके पीछे एक पीपल का पेड़ था 8-10 साल पुराना, और वो क्वार्टर भी 8-10 साल पुराना ही था जो अनुज को मिला था। तो वहाँ पर अनुज वहाँ पर जाता है अपनी बहन और अपनी मम्मी के साथ। और ये बात आप लोगों को भी पता होगी कि लड़कियों को, चाहे माँ हो हमारी, सभी को सफाई का काफ़ी शौक होता है। किसी भी गंदी चीज़ को वो घर में नहीं रखती, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उन्हें बिल्कुल साफ़ ही अच्छा लगता है असल में एक प्रकार से। तो अनुज जैसे ही वहाँ पर जाता है, पहले बातें होती हैं, जो रेलवे का ट्रांसफ़र फॉर्म होता है वहाँ पर स्टेशन मास्टर से बात की जाती है, कि बता भी दिया जाता है कि 8-10 साल पुराना है। तो अनुज कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनुज जो था अपने साथ अपने जो देवता थे जिन्हें वो मानता था, उनकी एक तस्वीर हमेशा साथ रखता था, जो उनके कुल देवता थे, और हमेशा जहाँ भी रहता उसे वहाँ पर रखते था। अब अनुज उस घर में जा चुका था अपनी बहन श्रुति और अपनी मम्मी के साथ। वहाँ पर पहले ही दिन दोपहर 11:30 पौने 12 बजे के आसपास वो पहुँचते हैं और घर का माहौल देखते हैं। जो क्वार्टर था बिल्कुल बुरी तरह से खराब था।
मतलब गंदगी बुरी तरह से फैली हुई थी। तो अनुज की जो बहन थी श्रुति और उसकी जो मम्मी थी वो सफाई करने लग जाती है और अनुज को कहती है बेटा तू बाहर देख बैठ जा थोड़ी देर, हम यहाँ से साफ कर दे फिर यहाँ बैठ जाइए। तो ऐसे अनुज कहते हैं ठीक है माँ आप कर लो। तो जैसे ही अनुज की मम्मी और बहन श्रुति सफाई करने लगते हैं, ऐसे ही जो पीछे का किचन था, पहले आगे के दो कमरे थे उनकी सफाई करते हैं और पीछे किचन की सफाई करने के बाद पीछे जो बरामदा कहते हैं जिसे छोटा सी जगह यानी 30-40 फुट की ऐसे चौड़ाई में लंबाई में, जहाँ पर एक पीपल का पेड़ था वो भी 8-10 साल पुराना, वहाँ पर काफ़ी सारी लकड़ियाँ गिरी हुई थी और भी बहुत सी ऐसे ही प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें, सब कुछ बुरी तरह से पॉलीथीन वगैरह सब कुछ गिरा हुआ था। तो अनुज के मम्मी और बहन वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पर सफाई करने लग जाती हैं। तो उस मम्मी जो थी श्रुति की वो पानी पीने के लिए अंदर आ जाती है किचन में सफाई करने के बाद, और श्रुति वहाँ पर सफाई करने लगती है। श्रुति जैसे जैसे वहाँ की लकड़ियाँ उठा रही थी तो वो जो पीपल का पेड़ था उसके नीचे एक लकड़ी और बंधी थी, उसके ऊपर लाल रंग की कातर, कातर कहते हैं हमारी भाषा में, तो दोस्तों चाहे कपड़ा अपनी भाषा में, जो हिंदी में कपड़ा कहते हैं हमारी भाषा में कातर, क्योंकि हरियाणा से हूँ मैं दोस्तों। तो वो लाल कपड़ा देखती है और वो जो लकड़ी गड़ी हुई थी उसको उखाड़ देती है। जैसे ही वो उखाड़ती है कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो अंदर किचन में जाते हैं उसकी मम्मी से बात करती है कि मम्मी यहाँ पर एक ऐसी लकड़ी थी जहाँ पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था, मैंने वो उखाड़ दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो अनुज की मम्मी थी वो श्रुति को कहती है कि कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसे चलता रहता है, पुराना कमरा है, बहुत दिनों बाद यहाँ पर रहने आए हैं तो ऐसा नॉर्मली चलता रहता है। तो ऐसा एक दिन बीत जाता है, लेकिन जैसे ही अगला दिन शुरू होता है श्रुति वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और एक तरह से उस पेड़ को कंटिन्यू घूर रही थी। ये जो सब चीज़ें थी जो श्रुति की मम्मी थी और जो श्रुति के भाई थे जिसका नाम अनुज था वो सब देख रहे थे और वो श्रुति के पास जाते हैं और उसे कहते हैं क्या कर रही है यहाँ पे, अंदर चल, यहाँ चल अंदर खाना वाना खा ले। लेकिन वो वहाँ से उठ नहीं रही थी, कंटिन्यू गुस्से से उस पेड़ को देख रही थी, एकदम टकाटक ऐसे कंटिन्यू देख रही थी, नहीं कुछ रिएक्शन कर रही थी। तो उसकी मम्मी और उसका जो भाई था अनुज कैसे न कैसे करके घर के अंदर ले आते हैं, उसे पानी वानी पिलाते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो अंदर आते ही श्रुति थोड़ा सा नॉर्मली हो जाती है, मतलब पूरी तरह से ठीक तो नहीं कह सकते लेकिन नॉर्मली हो जाती है। और अनुज और उसकी जो मम्मी थी कमरा में ऐसे ही फ़ोन वोन टीवी देख रहे थे, लेकिन जो श्रुति थी उसे पता नहीं कुछ क्या हो गया था, वो अपने आप ही रोने लगती थी, कमरे में बैठे बैठे ही दूसरे दिन ही अपने आप रोने लगती, फिर थोड़ी देर में अपने आप ही हंसने लगती। ये सब अनुज देख रहा था और उसकी मम्मी भी देख रही थी। वो सोचते हैं कि यार श्रुति को हो क्या गया, ये फिर ऐसी बात चल जाती है घर में। अनुज की जो मम्मी है वो अनुज को बताती है कि जो पीपल का पेड़ था उसके नीचे एक लकड़ी थी, वो जो कटी हुई थी उसके लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था, वो इसने उखाड़ दी थी। तो अनुज भी सोचता है कि ये तो कोई बात नहीं है, ये तो सब होता रहता है, सफाई तो करनी ही थी। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन श्रुति अपने कमरे से गायब हो जाती है। और ये जब बात रात के करीबन 1 बजे की, अनुज सुबह जब रात को पानी पीने के लिए उठता है लेकिन वो देखता है कि उसकी बहन कमरे में नहीं थी और उसकी माँ जो थी सोई हुई थी। तो अनुज अपनी माँ को जगाता है और कहता है माँ देख श्रुति कहाँ गई, अब तक दिखाई नहीं दे रही। तो अनुज और श्रुति जो है, अनुज और उसकी माँ श्रुति को ढूंढने लगते हैं। वो ढूंढते ढूंढते पीछे चले जाते हैं जहाँ पर पीपल का पेड़ था। वहाँ पर अनुज और अनुज की माँ देखते हैं श्रुति पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पी रही थी। ये जब उन्होंने देखा कहने लगे श्रुति ये क्या कर रही है तू, इसी चीज़ के लिए यहाँ आया है क्या, रहने के लिए, वहीं पर ठीक थे, ये कब से करने लगी तू। ये सब अनुज और उसकी मामा श्रुति को कहते हैं, लेकिन श्रुति कुछ नहीं कह रही थी, चुपचाप ऐसे बीड़ी का धुआं उड़ा रही थी बिल्कुल नॉर्मली वे में। जो अनुज और उसकी मम्मा थी कैसे न कैसे करके श्रुति को वहाँ से पेड़ से नीचे के लिए उठाने की कोशिश करते हैं घर के अंदर ले जाने के लिए, लेकिन जो श्रुति थी पता नहीं उसमें कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वो पेड़ के नीचे से हिल नहीं पा रही थी। श्रुति के भाई और मम्मी ने काफ़ी जोर लगा लिया था लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी। फिर कैसे न कैसे करके श्रुति को वहाँ से उठाते हैं और अपने घर के अंदर ले जाते हैं, क्वार्टर में ले जाते हैं और उसे बिठाते हैं और पानी वानी पिलाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ बहन,
यह क्या दिक्कत हो रही है? श्रुति कुछ नहीं, चुपचाप ऐसे बैठी हुई है, किसी का कुछ नाम नहीं ले रही, बस ऐसे ही अजीब सी स्माइल उसके चेहरे पर। ये सब देख रहा अनुज थोड़ा सा घबराया कि मैं ये क्या हो गया है बहन को, ये काफ़ी अजीब बिहेव कर रही है। अनुज थोड़ा सा डरने लगा कि श्रुति को कुछ हो ना गया हो। तो ऐसे ही 2 से 4 दिन बीत जाते हैं और जो श्रुति की जो हरकतें थी वो बढ़ने लगी थी, रात में अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। तो इन चीज़ों से परेशान होकर अनुज और उसकी मम्मी ने श्रुति को बांध दिया था, एक जो चेयर होती है कुर्सी पर बांध दिया था, और दिन के समय उसे खुला रखते थे, रात के समय उसे बांध देते थे। अनुज जो था और उसकी जो मम्मी थी वो पूरे ढूंढती रहती थी। उन्होंने कई बाबाओं तांत्रिक से भी कांटेक्ट किया, ऐसे ही ढूंढा इधर उधर, लेकिन उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला कि आखिरकार इसे हो क्या गया है और ये क्यों ऐसा कर रही है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अनुज जो था एक दिन उसके सपने में काफ़ी परेशान हो जाता है अनुज, और अपने कुलदेवता से विनती करता है कि ऐसे क्या हो गया है मेरी बहन को, ये सब क्या है। तो अनुज जैसी विनती करता है अपने कुलगुरु से, रात को विनती करता है और उसे सपने में दिखाई देता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन पर कुछ हुआ है, जो कि जिस घर में तुम रह रहे हो, जो क्वार्टर है, वो जो लकड़ी उतारी थी, वहाँ पर एक बंदा था जस्सी नाम का, जिसे मारा गया था, और उसकी लड़की, उसकी वो थी फ्रेंड, जो गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ शादी नहीं हो पाई क्योंकि उनकी कास्ट अलग थी, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा था, और उसे मार दिया था उस लड़के को। तो जब से जस्सी की यहाँ पर कब्र खोदी गई थी, क्योंकि इसी जगह पर जस्सी को मारा गया था, और उसकी जो आत्मा है वो तुम्हारी बहन श्रुति के अंदर आ चुकी है। ये सब जो उनके कुल गुरुओं ने बताते हैं अनुज के, और कहते हैं कि इस समय पर यहाँ पर आ जाना धाम पर और सब कुछ सही हो जाएगा। ये सब अनुज को सपने में बताते हैं, और होता कुछ ऐसे है, जिस रात अनुज के सपने में उनके कुल गुरु आते हैं, कुल देव आते हैं, तभी जो श्रुति थी उसी दिन घर से गायब हो जाती है। 2 से 3 दिन घर से गायब रहती है। अनुज और उसकी मम्मी पुलिस में कंप्लेंट करवाते हैं कि हमारी बेटी, हमारी बहन गायब हो गई है और हमें 2 से 3 दिन हो गए मिल नहीं रही। पुलिस वाले भी उन्हें ढूंढने में भी ना कोशिश कर रहे थे, एक प्रकार से उन्हें मिल ही नहीं रहे थे, नाकाम हो गए थे, किसी भी प्रकार से उन्हें उनकी बहन नहीं मिली थी। तभी उससे 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद अनुज के सपने में फिर से उनके कुलगुरु आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो बहन है श्रुति, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान में बैठी हुई है, और वहाँ पर कुछ तंत्र मंत्री, वैसे तांत्रिक विद्या चल रही है, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो, किसी को जिंदा कर रहा हो। ये सब जब अनुज सुनता है अपने कुलगुरु से, जो कि उसके सपने में बताते हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और जो कुलगुरु थे अनुज के, वो किसी के अंदर आते थे, शरीर में प्रवेश करते थे। अनुज को जब बताते हैं तो अनुज अपने घर से, अपने क्वार्टर से अपनी मम्मी के साथ उसी रात के करीबन 9:30 बजे निकलता है और चला जाता है वहाँ पर। उसकी बहन को देखता है, उसकी बहन वहीं पर बैठी हुई थी, और वहीं पर अनुज चला जाता है। कब्रिस्तान का जो रखवाला था, रखवाली कर रहा था, उसके पास अनुज पूछता है कि यहाँ से 2 से 3 दिन तक है, तू क्या कर रहा है, तुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया, यानी इसे बाहर क्यों नहीं निकाला, तूने कुछ पूछा क्यों नहीं। जो वहाँ का चौकीदार था, जो वहाँ का रखवाला, वो सब बता रहा था, कह रहा था कि ये मैंने बहुत कोशिश की इसे यहाँ से भगाने की, इसे घर भेजने की, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। ये कह रही थी यदि तूने मुझे कुछ कहा तो मैं तुझे मार डालूँ। इस बात के चलते मैंने भी कुछ नहीं दिया, ना ही मैंने कुछ किया, और चुपचाप बाहर 3 दिन से बाहर कब्रिस्तान के रह रहा हूँ। ये सब बताया। तभी अनुज की जो बहन थी उसके सामने ऐसे ही बातें करने लगा कि चल बहन घर चल, तूने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, ये बात हो गई, वो होगी, कुछ काम है, चल बहन। लेकिन जो श्रुति थी वो लड़के की आवाज़ में कहती है, नहीं, मुझे इसी शरीर में रहना है, मैं किसी को नहीं जाऊँगी, मैं कैसे भी कैसे करके नहीं लकड़ती। सिमरन के यही है और मैं सिमरन हूँ, सिमरन की आत्मा मुझे समाने वाली है, मैं सिमरन के अंदर जाने वाली हूँ, मुझे मत छू। ये जो आवाज़ थी जस्सी की थी, जो कि लड़के की आवाज़ में बात कर रहा था, जो श्रुति के अंदर आत्मा जो प्रवेश कर चुकी थी, ये सब बातें कह रही थी। लेकिन तभी कैसे न कैसे करके कुलगुरु के ऐसे हाथ पैर, ऐसे मन में विद्या करके अनुज और उसकी माँ कैसे न कैसे करके श्रुति को वहाँ से घर ले जाते हैं और वापस रस्सियों से चेयर पर बांध देते हैं और वहाँ पर रख देते हैं। और अगले दिन ही कुलदेव के धाम वहाँ पर चला जाता है अनुज अपनी बहन और अपनी माता के साथ।
वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कुलगुरु था उस शरीर में आता है, किसी के शरीर में, ऐसे शरीर में आया और अनुज की बहन सामने बैठी हुई थी श्रुति, और यहाँ पर कुलगुरु खड़े हुए थे। तो कुलगुरु ने बताया कि कौन है तू और इसके शरीर के अंदर क्या कर रहा है, तुम्हारे के अंदर क्या है, तू क्या कर रहा है और ऐसा क्या है, क्या कारण है, मेन रीज़न बता कि तू इस शरीर के अंदर क्यों है। तो वो जो श्रुति थी उसके अंदर जो आत्मा थी, स्पिरिट थी, जिस प्रकार से वो बताता है कि मेरा नाम जस्सी है और मैं अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसका नाम सिमरन था, और वो मेरे साथ रहना चाहती थी। लेकिन जो मेरी फैमिली है, जो उसकी फैमिली थी, उन्होंने इस शादी के लिए मना कर दिया था और मुझे मार दिया था एक रेलवे क्वार्टर में, और वहीं पर मुझे दफना दिया था। और मैं अब कभी भी इस शरीर को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कब्रिस्तान से मैं अपनी पत्नी, जो अपनी गर्लफ्रेंड है, उसकी रूह को, आत्मा को निकालूंगा और इसके अंदर प्रवेश कराऊंगा, और हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। ये जस्सी श्रुति के शरीर के अंदर से बोल रहा था। लेकिन जो कुलगुरु थे वो कहते हैं कि तुम्हें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे यहाँ से भगा दूंगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। तभी वो कहता है जैसे कि मैं नहीं निकलूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो ऐसी तांत्रिक विद्या, कोई मंत्र मंत्र मानते, कुलगुरु जो उसके थे अनुज के, वो ऐसे पूजा पाठ करते हैं और श्रुति के हाथ में एक धागा बांधते हैं यहाँ पर, और कहते हैं कि अब इसे घर ले जाओ, और वो जो विद्या थी, जो इसके अंदर स्पिरिट थी जैसे कि वो बाहर निकल जाएगी तुम जब तक घर पहुँचोगे। तो जैसे ही श्रुति को लेकर, जैसे ही धागा बांधा था, श्रुति को एक प्रकार से आराम मिलने लगा था कि हाँ, कुछ तो जो अंदर था वो बाहर निकल रहा है। उसकी घटनाएं, जो बुरी तरह से हंसना, बुरी तरह से रोना, सब कुछ बंद हो गया था। श्रुति जैसे ही घर पहुंचते 4 से 5 घंटे के बाद वो बिल्कुल नॉर्मली हो जाती है, जैसे कि उसके अंदर कुछ हुआ ही ना हो, और बिल्कुल सब कुछ नॉर्मली वे में सही हो जाता है। और श्रुति अपने भाई से भी पूछती कि भाई क्या हो गया था, आप इतने परेशान से लग रहे हो। तो कहता है कुछ नहीं बहन, अभी थोड़ी सी बलासी आई थी, वो टल गई है। इतना कहकर अनुज सारी बातों को भुला देता है और अपनी मम्मी और अपनी बहन के साथ अच्छे से क्वार्टर में रहने लगता है, और नॉर्मली वे में आगे सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाता है। और अब अनुज की जो है वो ट्रांसफ़र फिर से हो गया है। अब दिल्ली में कोई स्टेशन है, सराय रोहिला, कोई ऐसे ही सारस रोहिला का, वहाँ पर उसकी ड्यूटी चल रही है और सब कुछ सही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है, जो कि अनुज के साथ घटना घटी। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।